हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल मार्गदर्शन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे पिछले 3 दिन के अंदर करंट अफेयर के अंदर जो हमारे न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या-क्या इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर हम दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका कवर करेंगे और रिमेनिंग सोजस और इंडियन एक्सप्रेस हम कल के एडिशन के साथ कवर करेंगे। इसके अंदर क्या है, मेजर न्यूज़ क्या है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यूज़ है इसके अंदर क्या है, पशुपालक पशुपालक बिना ब्याज के ले सकेंगे ऋण। इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री जो है पशुपालन से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि किसी भी पशुपालक को यदि लोन चाहिए तो सरकार उनको लोन देगी। कितने रुपए का लोन देगी? 1 लाख रुपए तक का लोन देगी। अब इस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। क्या गोपाल तो इसलिए है कि पशुओं से रिलेटेड है। क्रेडिट कार्ड क्या है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर भी लोन मिलता है, फिर आप जमा करा देते हो, फिर अगली बार दोबारा लोन मिल जाता है, इसलिए इसका क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम है। गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम में कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा? 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अभी कितने टाइम के लिए मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ समय के लिए मिलता है, अल्पकालीन के लिए, में 6 महीने के लिए मिलेगा। इस तरीके से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। किन किन को मिलेगा? पशुपालकों और डेयरी मालिकों को मिलेगा, जो कि पशुपालन करते हैं। कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है या फिर कोई भेड़ पालता है, उन सबको लोन मिलेगा। कितने लाख रुपए का? 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन लोन है। ये नहीं कि आप 5 साल के ले ये नहीं है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कीजिए, 1 लाख रुपए का लोन लीजिए, 6 महीने के अंदर उसको भर दीजिए। यदि आपने टाइम पे उसका रीपेमेंट कर दिया तो अगली बार के लिए आपको दोबारा लोन मिल जाएगा। अब इसके अंदर मेन बात होती है, लोन तो हर किसी को मिलता है, लोन की ब्याज दर क्या होंगे? इसके अंदर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर स्कीम के अंदर 4 फैक्ट है। सबसे पहली बात तो स्कीम का नाम क्या है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर अब गोपाल और क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट है। कितने टाइम के लिए मिलेगा? अल्पकालीन टाइम के लिए। अल्पकालीन मतलब टाइम नहीं है, ऑप्शन के अंदर आपको अल्पकालीन लिखा मिलेगा। तीसरा इसके अंदर क्या है? इसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी? इसके अंदर इंटरेस्ट रेट है ब्याज मुक्त ऋण है। ब्याज मुक्त ऋण मतलब आपको इंटरेस्ट रेट 0 लगेगी। आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तो अगली बार के लिए आपकी लिमिट और बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए क्या है? राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है और उसके पास के पशु होने जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी इसके लिए लोन ले लेगा, 1 लाख रुपए खर्च कर लेगा। के लिए उसके पशु होने जरूरी है, गाय और भैंस होने जरूरी है। उनका क्या आईडी बनती है एक आजकल, आपने देखा होगा गायों के और भैंसों के कान के ऊपर एक आईडी रहती है, उनकी पशु आधार बोलते हैं उसको। 2 साल 2 साल से पशुपालन का उसने बिजनेस कर रखा हो। तो इस पहली स्कीम हमने देखी, 1 लाख रुपए तक का लोन देगी सरकार गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर। उसके अंदर क्या ब्याज 0% पे और अल्पकालीन लोन मिलेगा। इसके लिए क्या राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग ऑप्शन के अंदर मिल सकती हैं। अगला जो है वो डिफेंस सेक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आपको टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस के अंदर है, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर इसके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो ये क्या है? ये ऑपरेशन है सुदर्शन, ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र मिशन है क्या? इसको जब भी आपको आपसे ये पूछ सकता है ऑपरेशन सुदर्शन चक्र मिशन किस चीज से रिलेटेड है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा दिल्ली एनसीआर जो रीजन है, हमारी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसको पूरी दुनिया में से कहीं से भी मिसाइल आए, कोई भी अटैक हो, उससे बचाने के लिए सरकार इस क्या मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर रही है। कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर के लिए। तो ऑपरेशन मिशन सुदर्शन चक्र किस चीज से रिलेटेड है? दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारी पूरे एनसीआर को कोई भी अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिशन है, उसका नाम है सुदर्शन चक्र। अब भाई प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने मल्टी लेयर सिस्टम बनाया है। मल्टी लेयर का मतलब अलग अलग परतों के अंदर अलग अलग विंग के लोग अलग तरीके से काम करेंगे। हर तरीके के अटैक को डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई विंग होगी। जैसे इन्होंने डायग्राम से समझाया, डायग्राम से क्या समझाया? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सबसे पहले मान लो कोई मिसाइल आती है पाकिस्तान की तरफ से, तो वो दिल्ली के लिए आपको लॉन्च होती है, तो सबसे पहले उसको डिफेंड कौन करेगा? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का एग्जांपल यदि आप देखें तो S-400 हमारा सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 की तरह यहाँ पे एक एयर डिफेंस सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अंदर प्रपोज्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम वो आकाश है, जो हमारा इंडिजिनस है। तो ये क्या, कोई भी मिसाइल आएगी तो इसका रडार उसको ट्रैक करेगा। रडार ट्रैक करते ही उसके अंदर से यहाँ से हम एक मिसाइल मारेंगे और उसको 200-500 किलोमीटर दूरी उसको खत्म कर देंगे। तो पहला इसके अंदर सिस्टम क्या होगा? क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मान लो उससे भी कोई मिसाइल बच जाती है,
कोई ऐसी चीज है, मान लो 100 या 200 एक साथ मिसाइल आ गई, कोई बच गई, उसके अंदर एक दो कोई चांस हो जाता है, तो उस केस के अंदर सेकंड हमारा एयर लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये जो मैन ऑपरेटेबल होता है। हम यदि मान लो कोई मशीन से कोई चीज बच जाती है, तो फिर उसको मैनुअल तरीके से उसको डिफेंड करेंगे, उसको अटैक करेंगे और उसको डिफ्यूज करेंगे अटैक को, मतलब उस चीज को, मिसाइल के अटैक को रोकेंगे। तो पहली लेयर हमारी क्या है? क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब S-400 की तरफ जैसे ही अटैक का हमने देखा, कोई मिसाइल आई, उसको लॉक किया रडार ने, रडार हमने यहाँ पे एक मिसाइल छोड़ी, मिसाइल छोड़ने के बाद में उसको नष्ट कर दिया। फिर दूसरे एयर में हम मैन ऑपरेटेबल, मैन वेरी शॉर्ट रेंज, ये बहुत शॉर्ट रेंज मतलब 10 किलोमीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, इसके अंदर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और तीसरा सिस्टम इसके अंदर क्या हुआ? जो सब कुछ कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क। कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क क्या होता है? कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क ये होता है, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क क्या होता है? कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर बनाते हैं हम। इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर, जैसे आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके अंदर इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर हमने दिल्ली के अंदर बना रखी है। दिल्ली के अंदर वहीं से ऑपरेट करते हैं, वहीं से हम अलग अलग बैटरी अलग अलग डिफ्यूज करने के लिए, कोई भी S-400 का मोबाइल करने का, तो वहीं से हर चीज रेडार AI की सहायता से हम उस चीज को लोकेट करते हैं और वहीं से हम सब कुछ डिफेंड करते हैं। तो 3 लेयर सिस्टम बना रहे हैं हम। कहाँ पे बना रहे हैं? दिल्ली NCR को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मिशन का नाम क्या? ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर मिशन का नाम है। तो सरकार ने बोला इसको हम तैयार कर रहे हैं, और हमारा एम क्या है? 2035 तक का एम है इस ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर को बनाने का। अब ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर के अंदर हमारी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी कौन से काम में लेंगे? हम आकाश मिसाइल सिस्टम को आज यूज करेंगे, और मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज इस तरीके से है, जैसे कि हमारा दिल्ली NCR कोई रीजन है। दिल्ली NCR मान लो ये एक टेरिटरी है, ये हमारा पाकिस्तान का कोई बॉर्डर है, इसके अंदर से किधर से कोई भी मिसाइल आएगी तो हम इसको एक बबल क्रिएट कर लेंगे NCR का। यहाँ से कोई भी अटैक आएगा तो यहाँ से हमारी मिसाइल जाएगी, इसको यहीं की यहीं डिफ्यूज कर देगी। फिर यहाँ से मान लो ये बच के इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर बच के आ जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज वाले इसको इसको डिफ्यूज करेगा। और ये सारा काम कहाँ से चलेगा? यहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाएंगे, वो ये सारा का सारा मॉनिटर करेगा। तो ये सारी चीज हमने देखी। इसका आप इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आपके RPSC और अधीनस्थ बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मिशन सुदर्शन चक्कर किस चीज से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिशन मिशन सुदर्शन चक्कर। इसके अंदर क्या होगा? 3 लेयर सिस्टम होंगे। इसके अंदर पहले लेयर के अंदर क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, दूसरे में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और तीसरे के अंदर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड। नोबेल पीस प्राइज अभी थोड़े दिनों पहले मिले थे। नोबेल पीस प्राइज के अंदर हमने क्या देखा? नोबेल पीस प्राइज के अंदर हमने देखा है, सबसे पहली बात तो नोबेल पीस प्राइज मिलता कहाँ पे है? नोबेल पीस प्राइज मिलता है ओस्लो के अंदर। ये एक प्राइज है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर मिलता है, और दूसरी जगह मिलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरे क्वेश्चन में किसको मिला था इस बार का नोबेल पीस प्राइज? तो कोरिना मचाडो। तो इसके अंदर क्या है? मारिया नाम से भी याद कर सकते हो। कोई भी ऐसा डिफिकल्ट कोई चीज याद करनी हो तो उसके अंदर एक तरीका होता है कि आप तो मारिया याद कर लो, या फिर कोरोना कोरोना की क्या, कोरिना कोरिना कोरोना से याद कर लो कि कोरोना को मिला है नोबेल पीस प्राइज, या फिर मचाडो मचाडो मचाडो। ठीक है, तो मारिया, कोरिना और मचाडो, ये तीनों, ये एक लेडी है, इसको क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल पीस प्राइज कहाँ पे मिलता है? कौन सी सिटी के अंदर? ओस्लो के अंदर मिला है। ये कौन से देश की है? वेनेजुएला ही रहने वाली है। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आजकल क्या वेनेजुएला और यूएस के बीच में एक बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। वेनेजुएला और वेनेजुएला अपने आप को डिफेंड करने के लिए हर तरीके से तैयार हो रहा है अभी। ठीक है, चलो आवाज आ रही? अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वन लाइनर क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। वह कौन सी कंट्री है जिसने अभी अभी सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जिसने सोशल मीडिया को हमारे वहां के बच्चों के लिए बैन कर दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह मेंटल हेल्थ के, इस बच्चों के अंदर ऐसे ऐसे मेंटल हेल्थ डेवलप इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। आने वाले टाइम पे ऐसे भी बच्चे आपको देखने मिलेंगे जो अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे, बस उनको टाइप करना, खेलना, सोशल मीडिया पे एंगेज होना था, उनको रियल लाइफ से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। इन सब चीजों, समस्याओं को, मेंटल हेल्थ को देखते हुए वहां के राष्ट्र जो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है
कि हम क्या अपने बच्चों को सेव करने के लिए, बच्चों ने जो राइट सोशल मीडिया ने ले ली थी, बच्चों की लाइफ जो सोशल मीडिया ने खराब कर दी, उन सबको वापस उन बच्चों को देने के लिए हम सोशल मीडिया को, बच्चों 16 साल से छोटे जो भी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो एक अच्छा एक इनिशिएटिव भी है जो कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। ये है स्क्वैश। स्क्वैश एक गेम होता है जिसके अंदर आप देखोगे कि एक एक इंसान दीवार पे बॉल मारता रहता है, फिर दूसरा इंसान दीवार पे बॉल मारता है, दोनों एक साइड में खड़े होते हैं, जो सामने की तरफ दीवार होती है, ठीक है। इसके अंदर के स्क्वैश के अंदर क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, तो अगला क्वेश्चन ये मिलता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप स्क्वैश की कहाँ पे चल रही है? तो ये हमारे इंडिया के अंदर ही चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर कहाँ? चेन्नई के अंदर चल रही है। अब इसको जीता किसने है वर्ल्ड चैंपियनशिप को, वर्ल्ड कप जो स्क्वैश का वर्ल्ड कप इस बार पहली बार इंडिया ने जीता है, ये आपको याद करना है। स्क्वैश का वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। स्क्वैश का वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ पे हो रहा है? इस बार चेन्नई के अंदर हुआ है। इसके टीम के अंदर बच्चों के नाम याद, खिलाड़ियों के नाम याद कर सकते हो तो बहुत ही बड़ी बात है। जोशना चिन्नप्पा है, एक अभय है, एक अनंत है। मतलब दो तो एक ए पे नाम है, अभय और अनंत हमारे याद रहेंगे, एक चिन्नप्पा याद रहेगा, और चौथा सेंटी कुमार वेलावरम। तो आप तो सेंटी याद कर लो, सेंटी, आनंद, अभय और जोशना। जोश, अभय, अनंत और सेंटी। तो ये जोश जोश आपको याद रहेगा, जोश न चिन्नप्पा। अभय आपको याद रहेगा, अभय इसलिए जीत गए। अनंत है जिसके बाद अनंत पावर है, और उसके बाद चौथा क्या है इसके अंदर? सेंटी। तो ये चार खिलाड़ियों ने मिलकर अपने टीम स्पिरिट के हिसाब से स्क्वैश का वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया ने जीता है। स्क्वैश का वर्ल्ड कप इस बार कहाँ पे हुआ है ये आपको याद होना चाहिए, चेन्नई के अंदर हुआ है, ठीक है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? ये ध्रुव ध्रुव प्रोजेक्ट है। ध्रुव प्रोजेक्ट क्या है? पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या है? ध्रुव है क्या चीज? पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ध्रुव, डी फॉर डिजिटल, डी आजकल जो भी चीज है डी है, मतलब डिजिटल। एच फॉर हब, डिजिटल हब बनेगा किस चीज का? आर फॉर रेफरेंस एंड यूनिक एड्रेस एंड वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? डिजिटल हब ऑफ रेफरेंस फॉर यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो इसने इन्होंने क्या कहा है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये क्या बता रहा है? ये फुल फॉर्म बता रही कि हम एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं। भाई किस चीज का एड्रेस क्रिएट कर रहे हो? इसका आंसर ये है कि जैसे हम कोई पार्सल मंगवाते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट से, हम दे देते हैं एड्रेस, गली नंबर इतना, ये नंबर इतना, या वो कोने पे कहीं किनारे पे आके फोन करता है, फोन करने में भैया यहाँ पे हूँ, कहाँ पे आना है, फिर हम बताते हैं भैया इस गली के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे आइए, या फिर जीपीएस लोकेशन भेजते हैं, जीपीएस लोकेशन पीछे वाली गली की चली जाती है। तो इन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विसेज ने एक यूनिक डिजिटल आईडी बना रही है। हर एक प्लॉट से जो भी 10 बाई 10 का मीटर का एरिया होगा, उसकी एक यूनिक पिन एड्रेस बनाएगी। जैसे आजकल पिन कोड होता है, तो डिजिटल पिन बना रही है। हर 10 बाई 10 स्क्वायर मीटर का एक डिजिटल पिन बना रही है। बस आपको वो डिजिटल पिन डालना है, और डिजिटल पिन को ट्रैक करके डायरेक्ट फ्लिपकार्ट वाला आपके घर पे आ जाए, चाहे आप गांव के अंदर हो, चाहे खेत के अंदर हो, चाहे नदी किनारे हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान की एक मैपिंग की जाएगी। 10 बाई 10 स्क्वायर मीटर को एक डिजिटल पिन दी जाएगी, और वहां पर जैसे ही आप उसको एड्रेस को डालोगे, एग्जैक्ट वहां पे लेके जाएगा। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं कि भाई गांव के अंदर कहाँ है, खेत में कहाँ है, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, ये सब समस्याओं को खत्म करने के लिए ध्रुव प्रोजेक्ट आया है। ध्रुव प्रोजेक्ट, आप आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? ध्रुव प्रोजेक्ट किसका है? इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ध्रुव प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है? ये चीज ये आपको याद रह गई तो आपका काम हो जाएगा। ये बना रहे ध्रुव भारतीय सेवा का एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां हर पता एक वर्चुअल लेबल में बदल जाएगा। हर पते का एक वर्चुअल एड्रेस होगा, जिस एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल पिन। क्या बोलेंगे? डिजिटल पिन। तो डीजी पिन होगा। डिजिटल पिन कितने डिजिट का होगा? आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, भाई 10 डिजिट का होगा। 10 डिजिट, जैसे आजकल पिन कोड कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। 333 30 20 21 3 3 3 5 1 6, ऐसे बोलते हैं, 6 डिजिट का होता है। अब ये क्या कितने डिजिट का होगा? 10 डिजिट का, क्योंकि 10 बाई 10 एरिया बहुत छोटा है, उसको पूरे हिंदुस्तान को मैप करना है। तो 10 मीटर बाई 10 मीटर का एक एरिया इन्होंने लिया है। हर 12 वर्ग मीटर है, 10
10 वर्ग मीटर नहीं है, 12 वर्ग मीटर है। हर 12 वर्ग मीटर पे एक डिजिटल पिन होगा। डिजिटल पिन में कितने डिजिट होंगे? 10 डिजिट होंगे। और ध्रुव आपको भाई फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्या? डिजिटल हब ऑफ रेफरेंस, इसका यूनिक वर्चुअल एड्रेस का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आरपीएससी का आजकल एग्जाम ऐसे ही आ रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट दे सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट किसका हुआ? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त जो है हमारे देश के, उनका अपॉइंटमेंट किया है। सबसे पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए मुख्य सूचना आयुक्त बना कौन है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राजकुमार गोयल। राजकुमार को बना दिया, मतलब राजकुमार गोयल साहब को सीआईसी बना दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, सीआईसी कौन से एक्ट के अंदर बनता है? ये बनता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 2005 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, इसको अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी कमेटी होती है, उसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं? अपॉइंटमेंट कमेटी सीआईसी के अंदर 3 मेंबर होते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब हमारे प्रधानमंत्री, एक क्या है विपक्ष के नेता, नेता विपक्ष होते हैं, और तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा एक मिनिस्टर को चूज किया जाता है। ये तीनों मिलके एक आदमी का नाम देते हैं, वो आदमी बनता है सीआईसी बनता है। तभी सीआईसी कौन बना? हमारे राजकुमार गोयल सर बना है। ठीक है, तो 3 साल और 65 साल का इनका 3/65 का कार्य होता है। रीअपॉइंटमेंट इनका होता नहीं है। सीआईसी इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर बता रखा है इन चीजों के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, अब प्रधानमंत्री तो पीएम तो मतलब प्रधानमंत्री, विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी से रिलेटेड है। इस स्कीम का एम ये है, जो भी बच्चा हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहता है, मान लो कोई का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, कोई का आईएम में सिलेक्शन हो गया, अब उन मान लो कोई गरीब बच्चा है जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो उनको लोन कौन देगा? तो ये वेबसाइट देगी, पीएम विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप अप्लाई करो, आपकी एजुकेशन डिटेल डालो, आपके कॉलेज जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो उसकी डिटेल। तो इसके अंदर आपको लोन कितने रुपए का मिलेगा? 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। कितने रुपए का लोन मिलता है? 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। कितनी ब्याज दर पे मिलेगा? 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है इसके अंदर। मान लो एजुकेशन लोन की आज की रेट चल रही है एसबीआई की 8%, तो ये 3% सब्सिडी के बाद 5% इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल जाएगा। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम ये है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है? गरीब होना चाहिए, 8 लाख से कम उसकी इनकम होनी चाहिए, और 3%। अब इसके रिवाइज करें तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एजुकेशनल लोन है, किसके लिए? हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए। डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। कितने लाख रुपए तक का लोन मिलेगा? 10 लाख रुपए का तक का लोन मिलेगा। लोन तो हर किसी को मिल जाता है, फायदा क्या है? फायदा है 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, वो उस चीज का फायदा है। हेलो, अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? क्योंकि हमारे राजस्थान की 2 वुमेन को कौन सा अवार्ड मिला है? डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड 2023। 2023 के अवार्ड अब दिए जा रहे हैं। अब आप देख लो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कितना अच्छा ध्यान दे रही है। 2023 के अंदर डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? सबसे पहली बात तो 2 लेडीज हमारे राजस्थान की, एक तो दाफा देवी और एक कविता चौधरी। कविता चौधरी और दाफा देवी को क्या डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड 2023 मिला है। डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड किस चीज में लिए दिया जाता है? ये डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड देती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कहती है कि कोई भी इंसान हस्तकला से रिलेटेड, कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड, कोई भी ना इनसे रिलेटेड क्या है, जो कि शिल्प कला से रिलेटेड है, कोई डिजाइन से रिलेटेड है, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, तो उसको एक डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड देती है। तो हमारे राजस्थान की 2 लेडीज हैं, इनको अवार्ड मिला है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल पे तो 40-50 लोगों को अवार्ड मिला है। तो इसके अंदर ये आपको 2 नाम याद रखने हैं, दाफा देवी और कविता चौधरी। इन दोनों को सम्मिलित रूप में कौन सा अवार्ड मिला? डिजाइन एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला है, अगला क्या है? 2-3 न्यूज है, एक ही पेज के ऊपर थे तो मैंने एक साथ ले ली इनको। एक तो साइबर स्नूफिंग। साइबर स्नूफिंग के बारे में मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी बताया था। साइबर स्नूफिंग होती क्या है? पहली बात तो ये न्यूज में क्यों आया? न्यूज में यूं आया कि आजकल के एयरलाइंस के जीपीएस सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है। इसके अंदर साइबर अटैकर क्या होते हैं? एयरलाइंस के जीपीएस सिस्टम को हैक कर लेते हैं। उससे क्या, एयरलाइंस को जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस रनवे के ऊपर, जिस जहां पर एग्जैक्ट लोकेशन पे लैंड होनी थी, वो वाले ना दिखा के कुछ और लोकेशन के रनवे के सिग्नल के जीपीएस लोकेशन दिखाने लग जाता है, जिसके कारण पायलट क्या कंफ्यूज हो जाता है और उसके कारण एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं।
तो इन सब चीजों को नोटिस किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेल ने। उन्होंने कहा है कि ये इस चीज को बोलेंगे हम साइबर स्नूफिंग, और साइबर स्नूफिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें ये सब बढ़ रही हैं, तो इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाएगी जो कि इसको ध्यान में देगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है साइबर स्नूफिंग होता क्या है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। अब टाइम एक मैगजीन है, टाइम मैगजीन क्या देती है, हर साल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देती है। तो इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार किसी एक पर्टिकुलर इंसान को अवार्ड नहीं दिया, ये टेक्नोलॉजी को अवार्ड दिया है। कौन सी टेक्नोलॉजी, एआई के आर्किटेक्ट्स। क्या नाम है, एआई के आर्किटेक्ट्स। जितने भी दुनिया के अंदर जो एआई पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने एआई को बनाया है, जो एआई को यूज कर रहे हैं, जो एआई को हर दिन यूज करके उसको और इवोल्व कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस बार का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, किसको मिला है, आपको एक में मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है, जापान के प्राइम मिनिस्टर को मिला है, या एआई के आर्किटेक्ट्स को मिला है। तो ये एआई के आर्किटेक्ट्स हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एआई का आर्किटेक्ट्स मतलब कोई एक आदमी नहीं है, कि जितने भी लोग जो एआई को यूज कर रहे हैं, जिन्होंने एआई को बनाया है, जिन्होंने एआई को इवोल्व होने में मदद की है। जैसे हम कोई भी चीज आज सर्च करते हैं तो उससे एआई को भी इवोल्यूशन होता है, एआई हमसे ही डाटा लेके हमें ही बताता है। तो ये सब चीज, तो हम भी एआई के आर्किटेक्ट्स में ही हैं कुल मिला के। अगला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल डे था, ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन के राजस्थान के मुख्य सचिव, जो पहले मुख्य सचिव, उसका नाम बताइए। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। ठीक है। अब एक कमेटी है जो बहुत सालों से चर्चा के अंदर है, 3-4 साल से चर्चा में है, तो इसलिए इसका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सरकार ने इस कमेटी का टाइम पीरियड को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। अब कमेटी कौन है, वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन ये है, इसके अंदर ये कहते हैं कि सेंटर के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, और पंचायती राज के इलेक्शन, और अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन, सभी इलेक्शन को हम एक साथ करवाएंगे। और शुरुआत इसकी कहां से करेंगे, सेंटर के इलेक्शन मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, और स्टेट के इलेक्शन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ करवाने को बोलते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब एक देश में एक दिन सारे इलेक्शन। ये हो सकता है एक फेज के अंदर कुछ सीटों का, दूसरे फेज में कुछ सीटों का, तीसरे फेज में तीसरे सीटों का, लेकिन क्या एक एक बार में सारे इलेक्शन को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए कमेटी कौन सी है, तो इस कमेटी का हेड कौन है, जो कि ये रिकमेंडेशन देगा। इस कमेटी के हेड है पीपी चौधरी जी, जो हमारे राजस्थान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हेड कमेटी पीपी चौधरी, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। बस। अब अगली न्यूज है स्पोर्ट्स से। अगली न्यूज स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप चल रही है। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इस बार कौन सा मेडल जीता है, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में हमने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मतलब हम तीसरे नंबर पे हैं। भारत ने जीता हॉकी, हॉकी जूनियर मैन वर्ल्ड कप। हॉकी जूनियर मतलब जूनियर खिलाड़ी हैं, और किस कौन सा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप चल रहा है, किसका, आदमियों का। तो इसमें किसने जीता है, इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज। तो दूसरा क्वेश्चन ये मिलता है भाई, गोल्ड मेडल किसने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी ने। जर्मनी पिछले 3-4 बार से गोल्ड मेडल जीत रही है। ठीक है। हमने किसको हराया, हमने अर्जेंटीना को हराया। ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है हॉकी का, इस बार का मेंस का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित हो, वो ये भी इंडिया के अंदर हुआ है, चेन्नई के अंदर और मदुरई के अंदर हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था चेन्नई में दूसरा टूर्नामेंट कौन सा, स्क्वैश का टूर्नामेंट भी चल रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कहा है जितने भी पेंशन से रिलेटेड है, विधवा पेंशन से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री की समस्याएं हैं, उन सबको 45 दिन में आपको खत्म करना ही होगा। इसके अंदर क्या है, यदि 45 दिन में नहीं होती तो अधिकारी खुद पेंशनर को, जिसको भी सोशल जस्टिस से जो भी स्कीम के अंदर बेनिफिट है, पेंशन ले रहा हो, कोई मंथली कुछ उसको अलाउंसेस मिल रहा हो, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रहा हो, तो यदि 45 दिन में रिजोल्व नहीं होता तो अधिकारी खुद फोन करके पूछेंगे बच्चों से। ठीक है। ये बार बार 3-4 दिन से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दो मिलते हैं,
यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अवार्ड देता है। यूनेस्को का इस बार का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर सम्मिलित कौन से फेस्टिवल को किया गया है? एक बार दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये इसका नाम है। दूसरी बात चीज क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो एजुकेशन, सोशल और कल्चरल, शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के अंदर एक संस्था है यूनेस्को। अब यूनेस्को क्या करता है? इंटेंजिबल कल्चरल, इंटेंजिबल मतलब इंटेंजिबल, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते लेकिन हमारी हेरिटेज है, जो हमारे विरासत है, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं, उन चीजों को दुनिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजों उनको एक कैटेगरी देता है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी। तो अब इस कैटेगरी के अंदर किसको शामिल किया है रिसेंटली? दिवाली को। ठीक है, हमारी दिवाली को क्या है इसके अंदर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, इससे पहले कौन कौन सी चीजों को इसके अंदर शामिल किया हुआ है? तो इसके अंदर ये जितने भी हैं 16 विरासत है, इनको हमें याद करना है। ये 16 विरासत ऐसे भी पूछ सकता है किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ की है, क्या फेमस है, तो मैं एक एक बता देता हूँ आपको। कुंभ मेला, कुंभ मेला हमारा अयोध्या के अंदर जो कुंभ में जो भी कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज के अंदर है जो भी कुंभ का मेला लगता है, इस चीज को हमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर रखा है। दूसरा क्या है? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो बंगाल के अंदर होती है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अवार्ड दे रखा है। नवरोज, नवरोज क्या है? पारसियों का न्यू ईयर है। पारसी जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं उसको नवरोज बोलते हैं, उनका त्योहार है। अगला क्या है? योगा, योगा जो हमारी विरासत है, जो हम योगा करते हैं उसको इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य जो गुजरात के अंदर और साउदर्न राजस्थान के अंदर किया जाता है। फेस्टिवल के अंदर जो डांस है, डांस हमारा उनको पसंद आया तो उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अवार्ड दे दिया। राजस्थान का एक और नृत्य है कालबेलिया नृत्य, इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अवार्ड। इसके अलावा क्या? छऊ डांस, छऊ डांस का उड़ीसा और बंगाल का फेमस है। मेडिएट्टू, मेडिएट्टू क्या केरला का है डांस है। वैदिक मंत्र पाठ जैसे ओम, ये वैदिक जो भी हमारी चैंटिंग है, वैदिक जो भी हम मंत्र है पाठ, इन सबको कल्चरल हेरिटेज है। संकीर्तन ये भी वहीं का है। बौद्ध मठ, बौद्ध मठों के अंदर जो आप लेह लद्दाख या फिर सिक्किम या अरुणाचल में जाओ उनके अंदर जो पूजा पाठ होती है उस चीज से रिलेटेड। कुटियट्टम, कुटियट्टम बोल दो या मेडिएट्टू, ये दोनों डांस है कहाँ से रिलेटेड है? साउदर्न इंडिया के अंदर केरला से रिलेटेड है। रामलीला जो हमारी रामलीला की जाती है दिवाली के आसपास, वो इन सब चीजों को हमने क्या दे रखा है? यूनेस्को ने दे रखा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अवार्ड। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन में पूछ सकती है कौन सा नहीं है, कौन सा है, इनमें से निम्न में से कौन सा कल्चरल हेरिटेज नहीं है, किसको अभी मिला है। तो ये 16 याद रखने अपने को। अब नई टूरिज्म पॉलिसी आई है, नई टूरिज्म पॉलिसी के अंदर क्या बताया गया है? नई टूरिज्म पॉलिसी के अंदर, इसके अंदर डिटेल में नहीं दे रखा, ये मैं आपको कल सुजस के अंदर डिस्कस करूंगा पूरी पूरी नई टूरिज्म पॉलिसी। इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें दे रखी है कि हर ट्रेवलर का हम ट्रेवलर कार्ड बनाएंगे जो भी घूमने आएगा। उसके अलावा क्या स्पेशल टूरिज्म जोन बनाएंगे, हम स्पेशल टूरिज्म जोन बनाएंगे, स्पेशल टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे। इसके अंदर एस्ट्रो टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म कहता है जैसे उल्का पिंडों को देखना हो, इन सब चीजों को देखना हो, उस चीज के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म बनाएंगे हम। फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराएंगे, अलग अलग जगह के व्यंजनों को एक साथ लोगों को परोसेंगे, फूड फेस्टिवल्स होंगे, कुजन्स बोलते हैं इसको। एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पैराग्लाइडिंग होगी, हॉट एयर बैलून हो गया, डेजर्ट स्पोर्ट्स हो गए, इन सब का प्रमोट करेंगे। इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, फिल्म सिटी बनाएंगे हम, पाली सुमेरपुर के अंदर प्रपोज फिल्म सिटी है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे। अब एक और है, इसके अंदर नया जिंक पार्क बनाया जाएगा, नई जिंक पार्क वेदांता बनाएगी जो कि राजसमंद के अंदर इस साइड एरिया के अंदर बनेगा। अब इस चीजों को डिटेल के अंदर क्या सुजस के अंदर मिलेगा जो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा पहले 3 दिन का दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या थी। कल मैं डिस्कस करूंगा कितने 3 दिनों के अंदर जो हमारा मिस हुआ है 3-4 दिन के अंदर, इन दिनों के अंदर सूजस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट आएगा, और कल का हम सारे का सारा न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।